बेसिकली स्टडी करेंगे आपके पास रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। ठीक है, तो जो आपके पास रेस्पिरेशन है, ठीक है, तो सिंपली यहाँ पे जब हम रेस्पिरेशन की बात करते हैं तो जो प्लांट्स हैं और जो एनिमल्स हैं उनमें जो रेस्पिरेशन की प्रोसेस है वो सेम रहती है। ठीक है, तो यहाँ पे हम बात करेंगे रेस्पिरेशन इन प्लांट्स की। ठीक है, तो ये सिमिलर प्रोसेस रहेगी एनिमल्स में। अब ये मेरे पास क्या है, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे ले ली एक प्लांट सेल। ठीक है, तो जो आपके पास रेस्पिरेशन है, ठीक है, सिंपल आपको पता है जो रेस्पिरेशन है, यहाँ पे हम किस रेस्पिरेशन की बात कर रहे हैं, सेलुलर रेस्पिरेशन की बात कर रहे हैं, जिसमें क्या किया जाता है, जो ग्लूकोज है उसका यूज करते हैं हम इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। अब देखो हमें पता है कि जो हमारी सेल्स हैं, ठीक है, जिसमें जो आपके पास माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोला जाता है, पावर हाउस ऑफ द सेल। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोलते हैं हम, पावर हाउस ऑफ द सेल। ठीक है, अब माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस क्यों बोला जाता है, कि मान लो मेरे पास ये माइटोकॉन्ड्रिया है, तो बेसिकली जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसके अंदर क्या हो रहा है आपके पास, वो क्या कर रहा है, सिंपली यहाँ पे थोड़ा सा इसको ऐसे बनाते हैं। ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रिया आपके पास क्या कर रहा है, ग्लूकोज का यूज कर रहा है इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, और क्या प्रोडक्ट बना रहा है हमारे पास, एटीपी। ठीक है, प्लस एज अ वेस्ट प्रोडक्ट CO2 एंड वाटर। ठीक है, तो जितने भी सेल्स हैं, चाहे आपके पास एनिमल सेल है चाहे प्लांट सेल है, ठीक है, तो उनमें क्या हो रही है, इसको बोला जाता है सेलुलर रेस्पिरेशन। ठीक है, तो सब में क्या हो रही है, सेलुलर रेस्पिरेशन हो रही है। और ये जो सेलुलर रेस्पिरेशन है, इसमें किसका यूज कर रहे हैं हम, जब ऑक्सीजन का यूज करेंगे तो उसको क्या बोल देंगे हम, एरोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, और जब हम ऑक्सीजन का यूज नहीं करेंगे तो हम उसको क्या बोल देंगे, एनारोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, तो सिंपली मैंने क्या बोला, जो सेलुलर रेस्पिरेशन होती है वो होती है टू टाइप की। सेलुलर मीन्स सेल, सेल के अंदर जो रेस्पिरेशन होती है, जिसमें क्या हो रहा है, जो ग्लूकोज है वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में अगर ब्रेक हो रहा है और एटीपी प्रोड्यूस कर रहा है तो उसको हम बोल देते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, जबकि अगर यहाँ पे ऑक्सीजन अब्सेंट है, ठीक है, तो अगर एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में क्या हो रहा है, ग्लूकोज ब्रेक हो रहा है, तो उसको हम क्या बोल देंगे, एनएरोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, तो एरोबिक रेस्पिरेशन किसमें होती है, इन प्रेजेंस ऑफ एयर, और ये किसमें होती है, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, आई होप इतना क्लियर हुआ होगा आपको। अब देखो जो आपके पास रेस्पिरेशन है उसके लिए क्या चाहिए, जो आपके पास रेस्पिरेशन की प्रोसेस है उसमें हमने क्या बोला, कि जो आपके पास ग्लूकोज है, ठीक है, तो हमने क्या बोला, जो आपके पास ग्लूकोज है उसके हम उसको ऑक्सीडाइज करेंगे। ठीक है, मतलब उसकी ब्रेक डाउन करेंगे हम बेसिकली। ठीक है, तो यहाँ पे जो हम, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमने ग्लूकोज यूज किया, ऐसे ही हम क्या कर सकते हैं, डिफरेंट कंपाउंड्स का यूज कर सकते हैं। तो जो कंपाउंड ऑक्सीडाइज्ड होगा उसको क्या बोल देंगे हम, इस कंपाउंड को हम बोल देंगे रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। ठीक है, तो सिंपल अगर मैंने आपको बताना हो तो रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट क्या है आपके पास, यहाँ पे डेफिनेशन लिखवा देती हूँ मैं। ठीक है, तो आपके पास जो रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट है, ठीक है, respiratory substrate is the compound oxidized during the process, oxidized during the process। ठीक है,
ऐसा आपके पास कंपाउंड जिसको आप क्या करोगे, ब्रेक करोगे, जिसको ऑक्सीडाइज्ड करवा के आप क्या करोगे, उससे एनर्जी रिलीज करवाओगे, उसको क्या बोल देंगे हम, उसको बोल देते हैं हम रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। ठीक है, तो आपके पास जो कॉमन रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट है, कॉमन, आरएस मतलब रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट, ठीक है, वो कौन है, वो है कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, ग्लूकोज भी क्या है आपके पास, एक कार्बोहाइड्रेट्स है। बट इसके अलावा भी आपके पास अदर रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट हो सकते हैं। आप किसकी ब्रेक डाउन कर सकते हैं, हम फैट्स की ब्रेक डाउन कर सकते हैं, प्रोटीन्स की ब्रेक डाउन कर सकते हैं, ऑर्गेनिक एसिड्स की ब्रेक डाउन कर सकते हैं। ठीक है, जिनसे हमें क्या मिलेगा, एनर्जी मिलेगी। ठीक है, बट मोस्ट कॉमनली किसका यूज किया जाता है, आपके पास कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, तो मोस्ट कॉमन सबस्ट्रेट कौन सा है, कार्बोहाइड्रेट है। ठीक है, आई होप आपको इतना क्लियर हुआ होगा। तो सिंपली अगर मैंने रेस्पिरेशन को डिफाइन करना हो, ठीक है, तो अगर मैंने रेस्पिरेशन को डिफाइन करना हो तो मैं क्या बोलूंगी, बेसिकली रेस्पिरेशन में क्या हो रहा है, जो आपके पास ग्लूकोज है, ठीक है, ग्लूकोज का अगर मैं फॉर्मूला लिख दूं तो क्या आपके पास C6H12O6। ठीक है, जब इसमें मैं कार्बन कार्बन के बॉन्ड को ब्रेक कर रही हूँ, ठीक है, यहाँ पे आपके पास 6 कार्बन है, तो जब मैं कार्बन कार्बन के बॉन्ड को ब्रेक कर रही हूँ तो मुझे क्या कर रही हूँ, मैं इसकी बेसिकली ऑक्सीडेशन कर रही हूँ। ठीक है, और बेसिकली इसमें क्या करूंगी, अदर कंपाउंड, यहाँ पे आपने हाइड्रोजन ऐड किया। ठीक है, बेसिकली आपको पता है जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस है उसमें क्या होता है, CO2 प्लस H2। ठीक है, तो जो किसमें चेंज होता है, C6H12O6 में, प्लस वाटर प्लस ऑक्सीजन। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली क्या हो रहा है, जो आपके पास सबस्ट्रेट बना, ठीक है, जो आपके पास यहाँ पे प्रोडक्ट बना वो क्या बना, ग्लूकोज बना। अब जब इस ग्लूकोज के मैं क्या करवाऊंगी, ब्रेक डाउन करवाऊंगी, जिसको हम क्या बोलेंगे, ग्लाइकोलिसिस। ठीक है, ग्लाइको मतलब, ग्लाइकोज मीन शुगर, लाइसिस मीन स्प्लिटिंग। ठीक है, तो जब मैं इस ग्लूकोज को क्या करूंगी, ब्रेक करूंगी, तो बेसिकली मैं क्या करूंगी, इन कार्बन के बीच में जो बॉन्ड है उसको ब्रेक करूंगी और वहां से एनर्जी रिलीज करूंगी। ठीक है, तो मैं सिंपल अगर आपको डेफिनेशन दूं, सिंपल क्या है, द ब्रेकिंग ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड ऑफ complex compound through oxidation within the cell, through oxidation within the cell, leading to release of energy, ठीक है, is called respiration। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कि रेस्पिरेशन क्या होता है। रेस्पिरेशन आपके पास सिंपल क्या है, आपके पास जब ब्रेकिंग हो रही है किसके बीच में, यहाँ पे मैंने लिखा है। ठीक है, तो यहाँ पे जब ब्रेकिंग हो रही है, यहाँ पे क्या हुआ, फोटोसिंथेसिस हुई। ठीक है, अब आपके पास क्या बन गया, ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बन गया। ठीक है, आपके पास जो ग्लूकोज है वो क्या है, एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। अब ये जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है उसमें कितने कार्बन है, इसमें आपके पास 6 कार्बन। ठीक है, बेसिकली इसमें कितने हैं, C6 है तो कितने कार्बन है, 6 कार्बन है। तो जब मैं इन कार्बन कार्बन के बीच का बॉन्ड ब्रेक करूंगी, ठीक है, किसके हेल्प से, ऑक्सीडेशन की प्रोसेस से, तो बेसिकली क्या होगा, मेरे पास एनर्जी रिलीज होगी। इस प्रोसेस को मैं क्या बोलूंगी, इस प्रोसेस को मैं बोल दूंगी रेस्पिरेशन। आई होप आपको इतना क्लियर हुआ होगा कि रेस्पिरेशन क्या होता है और रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट क्या होता है। अब देखो यहाँ पे आपके पास ग्लूकोज है, ठीक है, मतलब कार्बोहाइड्रेट का सोर्स है, तो यहाँ पे मेरे पास ये क्या हो जाएगा, ये किसकी तरह काम करेगा, जिसके मैं ऑक्सीडेशन करवाऊंगी वो मेरे पास क्या हो जाएगा, रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। यहाँ पे अगर प्रोटीन है तो प्रोटीन की अगर मैं ब्रेक डाउन करवा रही हूँ तो वो वहां पे क्या हो जाएगा, मेरा रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट हो जाएगा। इतना क्लियर है आप लोगों को।
यस मैम। यस मैम। ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैं प्लांट सेल की बात कर रही हूँ, तो जो आपके पास प्लांट सेल है, अब आपको पता है जैसे आपके पास एनिमल सेल की बात करूँ तो एनिमल सेल में क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट अब्सेंट रहता है, जिस केस में जो एनिमल हैं वो क्या कर सकते हैं, फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकते हैं। ठीक है। जबकि मैं प्लांट सेल की बात करूँ तो प्लांट सेल के पास दोनों सेल ऑर्गेनेलीज हैं। ठीक है। तो यहाँ पे प्लांट सेल का क्लोरोप्लास्ट है। ठीक है। अब जो हमने फोटोसिंथेसिस में क्या पढ़ा कि जो प्लांट सेल का क्लोरोप्लास्ट है उसमें क्या है, ऐसे ग्रेनम है। ठीक है। स्ट्रोमल लेमिलाई, ग्रेनम क्लोरोप्लास्ट में, फिर स्ट्रोमल लेमिलाई, ऐसे ग्रेनम फिर स्ट्रोमल लेमिलाई। ठीक है। मतलब ऐसे बहुत सारा स्ट्रक्चर है जिसमें जो ग्रेनम है, ठीक है, ग्रेनम में कौन सा रिएक्शन हो रहा है, लाइट रिएक्शन। लाइट रिएक्शन। ठीक है। और जो स्ट्रोमा है, ठीक है, स्ट्रोमा को मैंने येलो डॉट से रिप्रेजेंट कर दिया मान लो। ठीक है। तो स्ट्रोमा में कौन सा रिएक्शन हो रहा है, डार्क रिएक्शन। स्ट्रोमा में हो रहा है डार्क रिएक्शन। ठीक है। अब बेसिकली जो हमारे पास डार्क रिएक्शन है, ठीक है, तो डार्क रिएक्शन कहाँ पे हो रहा है, स्ट्रोमा में, और उसका एंड प्रोडक्ट स्ट्रोमा में कौन सा साइकिल चलता है आपके पास, C3 साइकिल चलता है। ठीक है। C4 साइकिल चलता है, बट यहाँ पे जो आपके पास कॉमन है C3 साइकिल। ठीक है। तो C3 साइकिल से मान लो यहाँ पे क्या चल रहा है, C3 साइकिल चल रहा है, तो इस साइकिल से हमारे पास कौन सा प्रोडक्ट आ रहा है, क्या बन रहा है हमारे पास C6H12O6। ये क्या है आपके पास, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, राइट। ठीक है। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, या सिंपल मैंने क्या बोल दिया इसको, कार्बोहाइड्रेट बोल दिया। ठीक है। अब साथ में जब मेरे पास फोटोसिंथेसिस हो रही है, देखो यहाँ पे जब मेरे पास कौन सा रिएक्शन हो रहा है, लाइट रिएक्शन, तब क्या हो रही है, फोटोलिसिस ऑफ वाटर भी हो रही है, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। ठीक है। अब इस फोटोलाइसिस ऑफ वाटर से क्या रिलीज होता है, इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स, हाइड्रोजन और प्लस ऑक्सीजन। ठीक है। अब यहाँ पे वहां पे हमने हाइड्रोजन का यूज कर लिया था, हमने इलेक्ट्रॉन का यूज कर लिया था, क्या बचा था हमारे पास, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन। ठीक है। फिर हमने क्या बात करी थी कि उसमें से जो ऑक्सीजन है वो आधी कहाँ पे चली जाती है, एटमॉस्फेयर में। ठीक है। हमें जो ऑक्सीजन मिल रही है, देखो यहाँ से, तो बेसिकली यहाँ पे क्या हुआ, लाइट रिएक्शन में ऑक्सीजन रिलीज हुई। ठीक है। और यहाँ पे डार्क रिएक्शन में मेरे पास क्या रिलीज हो गया, डार्क रिएक्शन में मेरे पास कॉम्प्लेक्स कंपाउंड रिलीज हो गया। ठीक है। अब ये जो मेरे पास कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है जो कार्बोहाइड्रेट है, अब ये कहाँ पे है, साइटोप्लाज्म में। ठीक है। हमें पता है जो सेल है, तो सेल में क्या होता है आपके पास, डिफरेंट स्ट्रक्चर होते हैं। ठीक है। सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस और सेल ऑर्गेनेलीज। ठीक है। ये सारी मिलके क्या बनाती हैं आपके पास, सेल बनाती हैं। ठीक है। अब जो आपके पास क्लोरोप्लास्ट है वो भी क्या है, सेल ऑर्गेनेली है, जिसमें क्या हो रही है, फोटोसिंथेसिस हो रही है प्लांट के केस में। ठीक है। अब यहाँ पे जो प्लांट्स हैं उनके पास क्या होगा, उनके पास माइटोकॉन्ड्रिया भी तो प्रेजेंट होगा। ठीक है। ये मान लो प्लांट सेल का क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया है। ठीक है। तो ये मैंने बना दिया माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है। अब देखो ये प्रोसेस प्लांट्स और एनिमल में सेम क्यों है, क्योंकि बेसिकली जैसा प्लांट्स में हो रहा है वैसा ही एनिमल्स में हो रहा है। माइटोकॉन्ड्रिया प्लांट्स में भी प्रेजेंट है और एनिमल्स में भी प्रेजेंट है। ठीक है। जबकि एनिमल्स में क्लोरोप्लास्ट नहीं होता है, इसलिए हमारे पास क्या है, ब्रीदिंग ऑर्गन्स हैं, क्योंकि हमारी पूरी बॉडी को क्या चाहिए, प्रॉपर ऑक्सीजन चाहिए, इसलिए हमारे पास लंग्स हैं, ब्रीदिंग ऑर्गन है। ठीक है। जबकि मैं प्लांट्स की बात करूं तो जो प्लांट्स का हर पार्ट है, ठीक है, जैसे प्लांट्स की लीफ हो गई। ठीक है। तो सिंपल अगर मैं प्लांट का स्ट्रक्चर बनाऊं, ठीक है, ये प्लांट्स की लीफ हो गई। ठीक है। बेसिकली ये मान लो ये मेरे पास ऐसे बार्क है। ठीक है। तो मैं इसको थोड़ा सा थिक कर रही हूँ। ठीक है। मान लो ये बार्क है, तो इसके अंदर भी क्या होते हैं, ऐसे सेल्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं लेंटिकल्स। ठीक है। अब देखो जो प्लांट्स की लीफ है उनके पास क्या होते हैं, स्टोमेटा होते हैं। ठीक है। जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस में हेल्प कर रहे हैं, मतलब जो इनको गैस चाहिए, इनको CO2 चाहिए, तो उसको आपके पास इनटेक में हेल्प कर रहे हैं और ऑक्सीजन को रिलीज करवा रहे हैं। साथ में ये जो बार्क है, ठीक है, बार्क किसकी बनी होती है, कॉर्क सेल की बनी होती है। जो आपके पास कैसे सेल्स होते हैं, डेड होते हैं। ठीक है। जिसको पेड़ की छाल बोलते हैं। ठीक है। किन सेल्स की बनी होती है ये, कॉर्क सेल्स।
ठीक है? और ये कैसी सेल्स है हमारे पास? डेड सेल्स हैं। अब इन डेड सेल्स के नीचे मैंने ये जो सेल्स बनाई, ठीक है, ऐसे, इन सेल्स को बोलते हैं लेंटिकल्स, ठीक है? तो आपने देखा होगा जो बार्क होती है उसमें ऐसे स्पेस होता है, ठीक है? लाइन्स लाइन्स होती हैं, ठीक है? ड्राई जैसी होती है और लाइन्स लाइन्स होती हैं बाहर को। तो ये जो आपके पास लेंटिकल्स हैं, तो बीनीथ द बार्क सेल, ठीक है? बीनीथ होता है नीचे, बीनीथ द bark, the thin layer of lenticle is present. Thin layer of cells called lenticles is present. ठीक है? अब देखो जो आपके पास ग्रीन पार्ट्स ऑफ प्लांट हैं, जैसे आपके पास लीव्स हैं, वहां पे क्या है आपके पास? स्टोमेटा प्रेजेंट है। और जो आपके पास ब्राउनिश पार्ट है, ठीक है, हार्ड पार्ट है जहां पे स्टोमेटा नहीं है, वहां पे बेसिकली कौन प्रेजेंट है? वहां पे लेंटिकल्स प्रेजेंट है, ठीक है? तो प्लांट्स में जो रेस्पिरेशन के लिए जो फंक्शन करता है वो दो चीजें करती हैं। एक स्टोमेटा फंक्शन करता है, ठीक है? स्टोमेटा भी क्या करेगा? एक्सचेंज ऑफ गैसेस में हेल्प करेगा फर्स्ट, और सेकंड कौन करेगा? लेंटिकल्स, ठीक है? और देखो जो प्लांट का जो हर पार्ट है वो क्या करता है आपके पास? सफिशिएंट है एक्सचेंज ऑफ गैसेस करने में, ठीक है? बार्क में क्या प्रेजेंट है? लेंटिकल्स हैं। और जो आपके पास लीफ है उनमें बेसिकली क्या प्रेजेंट है? उनके पास स्टोमेटा प्रेजेंट है। इसीलिए जो आपके पास प्लांट्स हैं उनके पास कोई रेस्पिरेटरी ऑर्गन नहीं होता है, क्योंकि जो प्लांट का हर पार्ट है वो सफिशिएंट है ऑक्सीजन डिमांड को पूरा करने के लिए, ठीक है? तो ईच पार्ट ऑफ अ प्लांट टेक केयर ऑफ इट्स ओन गैस एक्सचेंजेस इन इट, ठीक है? इसलिए इनके पास क्या होता है? कोई भी रेस्पिरेटरी ऑर्गन नहीं होता है। अब देखो बेसिकली जब मैं बात करी तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो ऑक्सीजन रिलीज हो रही है, ठीक है? तो आधी ऑक्सीजन मान लो यहाँ पे मैंने ये ऐसे बना दिया, यहाँ पे बना देती हूँ, ठीक है? यहाँ पे मान लो ये लीफ है, तो लीफ के अंदर की ये सेल है, ठीक है? और सेल के अंदर मान लो ये स्टोमेटा है, ठीक है? तो स्टोमेटा के थ्रू क्या हो रहा होगा? आधी ऑक्सीजन रिलीज हो रही होगी, ठीक है? और CO2 एंटर कर रही है, ठीक है? प्लस जो आधी, अब यहाँ पे जो आपके पास ग्लूकोज बना फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में, ठीक है? तो यहाँ पे मान लो ये जो ग्लूकोज बना, इसी को मैं ऊपर लिख रही हूँ C6H12O6, ठीक है? तो फोटोसिंथेसिस में जो आपके पास ग्लूकोज बना उसकी हम क्या करवाएंगे? उसकी हम करवाएंगे ग्लाइकोलिसिस, ठीक है? जो ग्लूकोज है उसकी ब्रेक डाउन करवाएंगे। अब जो देखो इसका कितना अच्छी मशीनरी चल रही है कि जो आपके पास फोटोसिंथेसिस में जो प्रोडक्ट बन रहा है उसका यूज किया जा रहा है उसको ब्रेक करने के लिए। उसको ब्रेक करके हम क्या लेंगे? उससे एनर्जी लेंगे, ठीक है? तो यहाँ पे हम ग्लूकोज को क्या करवाएंगे? यहाँ पे ग्लाइकोलिसिस करवाएंगे। अब देखो जो ग्लाइकोलिसिस हो रही है वो कहाँ पे हो रही है? देखो ना तो वो क्लोरोप्लास्ट में हो रही है, ना वो माइटोकॉन्ड्रिया में हो रही है, ठीक है? अब सेल के बीच में जो प्लाज्मा है जिसको हम क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्म, ठीक है? तो ये एरिया क्या है सेल का? साइटोप्लाज्म, ठीक है? तो साइटोप्लाज्म में जो आपके पास डार्क रिएक्शन है, ठीक है, स्ट्रोमा, उसमें क्या बना आपके पास? कार्बोहाइड्रेट बना। अब ये कार्बोहाइड्रेट कहाँ रिलीज हो गया? साइटोप्लाज्म में, ठीक है? अब ये जो साइटोप्लाज्म है वहां पे क्या होगा? जो ग्लूकोज है उसको हम ब्रेक डाउन करवाएंगे उसकी, ठीक है? और वहां से हमें मिल जाएंगे 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुवेट, ठीक है? तो यहाँ पे हमें एक प्रोडक्ट मिलेगा जिसको बोलेंगे पायरुवेट, ठीक है? इतनी बात क्लियर हुई सबको? जो मैं समझा पा रही हूँ आप समझ पा रहे हो? यस मैम। इतना क्लियर है? मैं बेसिकली आपको ओवरव्यू दे रही हूँ कि जो प्लांट सेल है। अब देखो अगर मैं एनिमल सेल की बात करूं तो एनिमल सेल में क्या है? हम सिंपली ब्रीदिंग कर रहे हैं, ऑक्सीजन ले रहे हैं, ठीक है? अब ये जो ऑक्सीजन है वो हमारी पूरी ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, हमने रेस्पिरेशन वाले चैप्टर में पढ़ा है। और ऑक्सीजन कहाँ पे मिल रही है? हर सेल और टिश्यू के पास जा रही है। और वहां पे जो हर सेल और हर टिश्यू है उसके पास क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया है। तो वहां पे बेसिकली जो ग्लूकोज कहाँ से? न्यूट्रिशन के थ्रू ऑब्टेन किया, और ऑक्सीजन जो रेस्पिरेटरी सिस्टम से आई, दोनों क्या कर रहे हैं? कंबाइन कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं? ATP प्रोड्यूस कर रहे हैं,
ठीक है, यही हो रहा है। जबकि मैं यहाँ पे प्लांट्स की बात करूँ तो प्लांट में क्या आपके पास रेस्पिरेटरी ऑर्गन प्रेजेंट नहीं है। उस केस में स्टोमेटा और लेंटिकल से क्या करेगा, वो गैसेस एक्सचेंज करेगा। ठीक है, साथ में देखो सिंपली मैं ये बता रही हूँ आपको। ठीक है, ये मेरे पास प्लांट सेल है। ठीक है, अब यहाँ पे फोटोसिंथेसिस से मेरे को क्या मिल गया, ग्लूकोज। ठीक है, और फोटोलिसिस ऑफ वाटर हुई थी, प्लस यहाँ पे क्या है, स्टोमेटा है, तो यहाँ पे क्या आ रही है आपके पास, एक तो यहाँ से ऑक्सीजन जा रही है और CO2 आ रही है। ठीक है, अब यहाँ पे फोटोलिसिस ऑफ वाटर में जो कुछ ऑक्सीजन है वो किसके साथ बाइंड करेगी, वो बाइंड करेगी ग्लूकोज के साथ। ठीक है, और यहाँ पे क्या होगी, तो यहाँ पे बेसिकली सिंपल, पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमने क्या किया, ग्लूकोज की ब्रेक डाउन करवाई और उसको चेंज कर दिया पायरुवेट में। ठीक है, अब ये जो आपके पास पायरुवेट है, ठीक है, ये एंटर करेगा माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक है, और यहाँ पे चल पड़ेगा क्या, क्रैब साइकिल। ठीक है, तो यहाँ पे एक साइकिल चलेगा जिसको हम बोलेंगे क्रैब साइकिल। ठीक है, अब ये जो क्रैब साइकिल है उसके बाद ये जो माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन है जिसको मैंने ऐसे बनाया फोल्डेड, यहाँ पे चलेगा एक साइकिल जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। ठीक है, या फिर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन भी बोल देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ETC साइकिल चलेगा। ठीक है, तो बेसिकली इसीलिए जब भी आप एक स्टेटमेंट बोलते हैं कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसको क्या बोला जाता है, पावर हाउस ऑफ द सेल। ठीक है, क्यों बोला जाता है पावर हाउस ऑफ द सेल, क्योंकि क्या प्रोड्यूस करता है वो, ATP प्रोड्यूस करता है। ठीक है, तो रेस्पिरेशन के प्रोसेस में हम देखेंगे कि जो आपके पास माइटोकॉन्ड्रिया है वो कैसे ATP प्रोड्यूस कर रहा है, प्लस इसके पास क्या हो रहा है, जो इसका वेस्ट प्रोडक्ट है वो क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड, जिसको हम क्या कर देते हैं, एक्सहेल कर देते हैं। ठीक है, प्लस सम अमाउंट ऑफ वाटर। ठीक है, तो देखो यहाँ पे जो रेस्पिरेशन होती है प्लांट के केस में, जो रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस है वो रिलेटेड है। ठीक है, इसका जो रेस्पिरेशन का प्रोडक्ट है, ठीक है, इसका रेस्पिरेशन का प्रोडक्ट क्या है, CO2। ठीक है, तो जो CO2 है उसको कौन यूज करेगा, CO2 का यूज कहाँ पे हो रहा है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर। किसका यूज हो रहा है, CO2 का यूज हो रहा है। ठीक है, और जो फोटोलिसिस ऑफ वाटर में जो ऑक्सीजन रिलीज हो रही है उसका यूज कहाँ पे करेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर करेंगे। यहाँ पे होगा ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन। इतना क्लियर हुआ। यस मैम। क्लियर है आपको। ठीक है, तो बेसिकली जो आपके पास रेस्पिरेशन है उसमें हम 3 प्रोसेसेस पढ़ेंगे। ठीक है, तो रेस्पिरेशन में बेसिकली फर्स्ट हम पढ़ेंगे ग्लाइकोलिसिस, सेकंड हम पढ़ेंगे क्रैब साइकिल, और थर्ड हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। ठीक है, और ये जो आपके पास प्रोसेसेस हैं वो बेसिकली किस में हेल्प करेंगी, फॉस्फोराइलेशन में हेल्प करेंगी। ठीक है, फॉस्फोराइलेशन क्या होता है आपके पास, फॉर्मेशन ऑफ ATP। ATP। ठीक है, तो फर्स्ट मैं बात करती हूँ, देखो जो आपके पास ग्लाइकोलिसिस होगा, अगर मैं बात करूँ अकरेंस की, ठीक है, कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट होगा, तो जो आपके पास ग्लाइकोलिसिस होता है वो कहाँ पे होता है, साइटोप्लाज्म में, साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल। ठीक है, जो आपके पास क्रैब साइकिल होगा वो होगा माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में। ठीक है, और जो ETC चलेगा वो कहाँ पे चलेगा, इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, तो बेसिकली हम इसमें 3 साइकिल्स पढ़ेंगे ये। ठीक है, जिसमें हम क्या प्रोड्यूस करेंगे,
एटीपी प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट जो ग्लूकोज की ब्रेकडाउन है उसको हम क्या बोल देते हैं, ग्लाइकोलिसिस। तो ग्लाइकोलिसिस कहाँ पे हो रही है, वो हो रही है साइटोप्लाज्म में, ठीक है। दूसरा है जो आपके पास यहाँ पे जो अंदर जो ये जो मैट्रिक्स है उसके अंदर जो प्रोसेस चल रही है, इस साइकिल को हम बोलते हैं क्रैब साइकिल, ठीक है। तो क्रैब साइकिल कहाँ पे स्टार्ट चलेगा आपके पास, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में। और जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है वो इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। ये आउटर मेम्ब्रेन है और इनर है, तो ईटीसी कहाँ पे चलेगा, इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। इतना क्लियर है, यस मैम। ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ग्लाइकोलिसिस की। ठीक है, तो यहाँ पे द वर्ड ग्लाइको मीन्स शुगर, lysis मीन्स ब्रेकडाउन, ठीक है। तो जो आपके पास ग्लाइकोलिसिस है, अब देखो अगर मैं इसकी बात करूं लोकेशन की, तो कहाँ पे होती है ग्लाइकोलिसिस, साइटोप्लाज्म में, ठीक है। देखो जब मैं आपके पास बात करती हूँ तो ग्लाइकोलिसिस की जो अक्रेंस होती है वो सभी सेल्स में होती है, ठीक है। तो ग्लाइकोलिसिस आपके पास प्रोकैरियोटिक सेल में भी प्रेजेंट होती है और यूकैरियोटिक सेल में भी प्रेजेंट होगी, ठीक है। तो आपके पास जो ग्लाइकोलिसिस है अकर इन ऑल सेल्स, सब में हुई, प्रोकैरियोटिक सेल्स में भी ग्लाइकोलिसिस होगी और यूकैरियोटिक सेल्स में भी ग्लाइकोलिसिस होगी। इतना क्लियर है। देखो प्रोकैरियोटिक सेल्स के पास क्या माइटोकॉन्ड्रिया होता है, यस मैम। नहीं, नहीं होता है, ठीक है। सेल ऑर्गेनेल्स हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं बैक्टीरियल सेल की बात करती हूँ आपके पास, ठीक है। और यहाँ पे मैं बात कर रही हूँ प्लांट या एनिमल सेल की, ठीक है, प्लांट सेल या एनिमल सेल, ठीक है। और देखो जो आपके पास बैक्टीरियल सेल है, ठीक है, मान लो ये मेरे पास क्या है, बैक्टीरियल सेल है, सिंपल सा स्ट्रक्चर, ठीक है। तो बैक्टीरियल सेल में क्या होती है, सेल वॉल होती है, ठीक है। और बैक्टीरिया की सेल वॉल किसकी बनी होती है, यहाँ पे क्या होगी इसके अंदर, सेल सेल मेम्ब्रेन। सेल में, ठीक है। बैक्टीरिया की सेल वॉल किसकी बनी होती है, पेप्टिडो पेप्टिडोग्लाइकेन, पेप्टिडोग्लाइकन। ठीक है, पेप्टिडोग्लाइकेन, ठीक है। अब एक हो गई इसके सेल पास सेल वॉल और अंदर वाली क्या हो गई, ये बना दी मैंने सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। अब जो आपके पास बैक्टीरिया है उसके पास क्या होता है, उसके पास कोई भी ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता है, ठीक है। प्रो मीन्स प्रिमिटिव, कैरियन वर्ड मीन्स न्यूक्लियस, ठीक है। इसके पास क्या होता है, जो इसका जेनेटिक मटेरियल है वो साइटोप्लाज्म के एक रीजन में कंसंट्रेटेड होता है, ठीक है, एक रीजन में प्रेजेंट होता है। और जिस रीजन में प्रेजेंट होता है उस रीजन को क्या बोला जाता है, न्यूक्लियोइड, ठीक है। तो इस रीजन को क्या बोला जाता है, न्यूक्लियोइड, ठीक है। जहां पे क्या है, अब इसका जेनेटिक मटेरियल देखो, किसी भी सेल को सेल बनने के लिए तीन चीजें चाहिए, एक तो क्या चाहिए, सेल मेम्ब्रेन कंपल्सरी, एक क्या होना चाहिए उसके पास, जेनेटिक मटेरियल होना चाहिए, और थर्ड चीज क्या होनी चाहिए, सेमी फ्लूइड मटेरियल, जिसको हम क्या बोल देते हैं, साइटोप्लाज्म बोल देते हैं, ठीक है। तो ये इसका साइटोप्लाज्म है। अब देखो इसके पास कोई ट्रू न्यूक्लियस नहीं है, ठीक है, इसलिए इसको क्या बोला, प्रो मीन्स प्रिमिटिव, ठीक है। और कैरियन मीन्स, कैरियन वर्ड यूज करते हैं हम न्यूक्लियस के लिए, न्यूक्लियस, ठीक है। तो इसके पास कैसा न्यूक्लियस है, प्रिमिटिव न्यूक्लियस है, इसके पास ट्रू न्यूक्लियस नहीं है, ठीक है। तो इसका जो जेनेटिक मटेरियल है वो साइटोप्लाज्म के एक रीजन में कंसंट्रेटेड है, उस रीजन को हमने क्या बोल दिया, न्यूक्लियोइड बोल दिया, न्यूक्लियोइड। ठीक है। अब जो आपके पास प्रोकैरियोटिक सेल है उसमें कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। सिर्फ आपके पास जो प्रोकैरियोट होते हैं उनके पास क्या है, सिर्फ एक ही सिंगल ही सेल ऑर्गेनेल प्रेजेंट है जिसको बोला जाता है राइबोसोम,
ठीक है? तो इनके पास क्या प्रेज़ेंट है सिर्फ राइबोसोम, ठीक है? इनके पास राइबोसोम के अलावा कोई सेल ऑर्गेनेली प्रेज़ेंट नहीं है, नहीं। ठीक है? जितने भी आपके पास प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं, तो इनके पास क्या है आपके पास बेसिकली कोई सेल ऑर्गेनेली प्रेज़ेंट नहीं है, ना इनके पास साइटोप्लाज़्म है, ना इनके पास क्लोरोप्लास्ट है। तो उस केस में क्या करेंगे ये बेसिकली यहाँ पे अब देखो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, तो मैंने क्या बोला मैंने आपको 3 चीज़ें बताई, ठीक है? एक मैंने क्या बताया ग्लाइकोलिसिस, एक मैंने बताया क्रेब साइकिल, ठीक है? और एक मैंने बताया इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, ठीक है? तो ग्लाइकोलिसिस कहाँ पे होती है? साइटोप्लाज़्म में। तो इनके पास साइटोप्लाज़्म है, तो आपके पास चाहे प्रोकैरियोटिक सेल हो, चाहे यूकैरियोटिक सेल हो, उसके साइटोप्लाज़्म में क्या होगी? ग्लाइकोलिसिस होगी, ठीक है? क्योंकि ग्लाइकोलिसिस के लिए ना तो माइटोकॉन्ड्रिया चाहिए, ठीक है? तो सिंपल इनके पास माइटोकॉन्ड्रिया तो है भी नहीं, ठीक है? तो यहाँ पे जो इनका रेस्पिरेशन होगी, वो किसके थ्रू होगी? विद द हेल्प ऑफ प्रोसेस नोन एज़ अ ग्लाइकोलिसिस। यहाँ पे ना ही कोई क्रेब साइकिल होगा, ना ही यहाँ पे एटीसी चलेगा। इतना क्लियर है? जबकि मैं यस अब मैम। बात करूँ आपके पास यूकैरियोटिक सेल्स की, ठीक है? तो यूकैरियोटिक सेल्स में क्या होगा आपके पास? तीनों साइकिल चलेंगे। ठीक है? आपके पास क्या चलेगा ग्लाइकोलिसिस भी हो सकती है, क्रैब साइ अब पहले ग्लाइकोलिसिस होगी फर्स्ट स्टेप, ठीक है? उसके बाद क्या चलेगा क्रैब साइकिल उसके प्रोडक्ट का, उसके प्रोडक्ट से क्या निकालेंगे हम ईटीसी में उससे एटीपी निकाल देंगे, ठीक है? तो मैंने क्या बोला जितने भी आपके पास लिविंग ऑर्गेनिज्म होंगे, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैविंग द प्रोसेस कॉल्ड द ग्लाइकोलिसिस, ठीक है? जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होंगे उन सब में कौन सी प्रोसेस होगी मेरे पास? ग्लाइकोलिसिस ग्लाइकोलिसिस। होगी ही होगी। क्लियर है? यस मैम। ठीक है? और देखो हम यहाँ पे हम प्लांट की बात कर रहे हैं, तो प्लांट में जो ग्लूकोज़ है वो बेसिकली किसके फॉर्म में प्रेज़ेंट होगा? स्टार्च के फॉर्म में, ठीक है? तो बेसिकली यहाँ पे हम क्या करेंगे जो स्टार्च है, ठीक है? या फिर सिंपल मैं इसको क्या लिख दूँगी सुक्रोज़, ठीक है? तो सुक्रोज़ को हम क्या करेंगे सुक्रोज़ में से विद द हेल्प ऑफ एंजाइम इन्वर्टेज़, ठीक है? इन्वर्टेज़ एंजाइम का यूज़ करेंगे। अब देखो सुक्रोज़ है क्या आपके पास? बेसिकली ये आपके पास चेन है किसकी? ग्लूकोज़ और फ्रक्टोज़ की, ग्लूकोज। ठीक है? ग्लूकोज़ प्लस फ्रक्टोज़ की चेन फ्रक्टोज। है, ठीक है? मान लो ये ऐसे मैंने डॉट-डॉट से बना दिया, ऐसे ग्लूकोज़, फ्रक्टोज़ की चेन है, ठीक है? तो बेसिकली जब हम क्या करेंगे, सुक्रोज़ को ब्रेक करेंगे, क्योंकि आपको पता है जो आपके पास प्लांट्स हैं, प्लांट्स का स्टोर्ड फूड क्या होता है? हाँ, स्टोर्ड फूड इन प्लांट, तो वो क्या है आपके पास? स्टार्च है, ठीक है? अब ये जो सुक्रोज़ है उसमें हमने क्या किया बेसिकली इन्वर्टेज़ एंजाइम का यूज़ करके हम क्या कर देंगे इसको ब्रेक कर देंगे ग्लूकोज़ प्लस फ्रक्टोज़ में, ठीक है? अब यहाँ से जो आपके पास ग्लूकोज़ है उसको भी हम किसकी तरह अब इसको हम किसकी तरह यूज़ करेंगे रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट की तरह, सबस्ट्रेट। ठीक है? अब इसकी ऑक्सीडेशन करके इसको ऑक्सीडाइज़्ड करके इसको इसके बॉन्डिंग को कार्बन-कार्बन की बॉन्डिंग को ब्रेक करके हम क्या करेंगे एटीपी रिलीज़ करेंगे, ठीक है? तो हमने देखो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में अब आप सोच रहे होंगे कि हमने क्या किया जब आपके पास फोटोसिंथेसिस हुई, ठीक है? जब हमारे पास फोटोसिंथेसिस हुई तो हमने किसका यूज़ किया? मैंने आपको बताया C3 साइकिल में कितने एटीपी यूज़ हुए, C4 साइकिल में कितने एटीपी यूज़ हुए। तो हमने किसका यूज़ किया यहाँ पे? एटीपी का यूज़ किया, NADPH का यूज़ किया, राइट? यही किया हमने, यस मैम। ठीक है? और इन एटीपी और NADPH का यूज़ करके हमने क्या बना दिया? ग्लूकोज़ बनाया, ठीक है? तो इनका यूज़ करके और NADPH2, ठीक है? बेसिकली इनका यूज़ करके हमने क्या बनाया? ग्लूकोज़ बनाया। अब देखो अगर हमें पहले हमारे पास एटीपी था तो हमने फिर से उसका यूज़ करके ग्लूकोज़ क्यों बनाया? क्योंकि जो आपके पास ग्लूकोज़ है, ठीक है? जो आपके पास एटीपी है उसको आप बॉडी में स्टोर नहीं कर सकते, ठीक है? बट आपको ग्लूकोज़ को किसकी फॉर्म में? अगर एनिमल है तो ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर कर सकते हो और वहीं पे अगर प्लांट है तो किसकी कार्बोहाइड्रेट को किसकी फॉर्म में आप स्टार्च की फॉर्म में स्टोर कर सकते हो, ठीक है? अब जब आपको नीड पड़ेगी तो आप क्या करोगे इस ग्लूकोज़ को ब्रेक करोगे, सोडियम। ठीक है? और उसमें से एटीपी रिलीज़ करोगे। अब जितना हमने एटीपी यूज़ किया है उससे डबल हम एटीपी उससे ज़्यादा एटीपी हम निकालेंगे। इसीलिए क्या होता है आपके पास जो आपके पास फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस है उसमें हम एटीपी यूज़ करते हैं
ठीक है। और जो आपके पास रेस्पिरेशन की प्रोसेस है उसमें हम क्या करेंगे, एटीपी रिलीज करवाएंगे। ठीक है। अब देखो, बेसिकली जो आपके पास ग्लाइकोलिसिस है, ठीक है, तो ग्लाइकोलिसिस में ग्लूकोज क्या करेगा इन प्रोसेस ऑफ ग्लाइकोलिसिस। एक्सक्यूज मी मैम, हाँ जी। इन सिंपल वर्ड्स हम ऐसे बोल सकते हैं कि जो फोटोसिंथेसिस है तो उसमें तो हम खाना बना रहे हैं, उस खाना को स्टोर कर रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च और मतलब ग्लाइकोजन के रूप में, तो हम एटीपी और उनको यूज करके वो बना रहे हैं। और जब सेलुलर रेस्पिरेशन है मतलब रेस्पायर कर रहे हैं, उसको तोड़ रहे हैं, तो अब उस एटीपी को हम उन ग्लूकोज से निकाल के उसको यूज कर रहे हैं, है ना? राइट, हाँ, सिंपल। ओके। तभी ये तो हम क्या बोलते हैं, जो माइटोकॉन्ड्रिया उसमें हम क्या कर रहे हैं, यूटिलाइजेशन। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यूटिलाइजेशन ऑफ एटीपी। ठीक है। बेसिकली हमने पहले क्या किया, उसको यूटिलाइज कर दिया, मतलब पहले हमने उसको यूज किया ना फोटोसिंथेसिस में, फिर हम उसका ठीक। रिलीज करेंगे। अब जो आपने एटीपी रिलीज करेंगे उनको हम और प्रोसेसेस में, अब प्लांट में भी डिफरेंट प्रोसेसेस हो रही हैं, एनिमल्स में भी डिफरेंट प्रोसेसेस हो रही हैं, तो उसमें क्या, किसका यूज करेंगे, अब एटीपी का यूज होगा। ठीक है। और देखो जो आपके पास ग्लाइकोलिसिस है, ठीक है, ग्लाइकोलिसिस में हम करवाएंगे, ग्लाइकोलिसिस में मैंने क्या बोला, ग्लाइको मीन्स शुगर और लाइसिस मीन्स ब्रेकडाउन। ठीक है। तो ग्लाइकोलिसिस में जो आपके पास ग्लूकोज है वो आपके पास उसकी होती है, तो यहाँ पे ग्लूकोज अंडरगो पार्शियल रेस्पिरेशन, मतलब आधी ऑक्सीडेशन करवाएंगे इसकी। ठीक है। धीरे धीरे आपके पास जो ग्लाइकोलिसिस होती है उसमें अराउंड होते हैं आपके पास 10 स्टेप्स। ठीक है। तो 10 स्टेप्स में हम धीरे धीरे क्या करेंगे, उसको ब्रेक करेंगे और हमें क्या रिलीज होगी, हम वहां से एनर्जी रिलीज करवाएंगे। ठीक है। तो सिंपली आपके पास यहाँ पे हम क्या करवाएंगे, ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज करवाएंगे। अब जो आपके पास ग्लाइकोलिसिस है उसका दूसरा नाम है ग्लाइकोलिसिस ऑल्सो कॉल्ड ईएमपी पाथवे। क्या बोला जाता है इसको, ईएमपी पाथवे। ठीक है। और देखो ये जो इसको ईएमपी पाथवे बोला जाता है वो बेसिकली जो इसके डिस्क्राइबर थे। ठीक है। तो जो आपके पास ग्लाइकोलिसिस स्कीम है वो जिसने उसको डिस्क्राइब्ड किया था। ठीक है। तो डिस्क्राइब्ड करा था 3 साइंटिस्ट ने। ठीक है। फर्स्ट है एम्बेडेड। गुस्ताव एम्बिडन, राइट, गुस्ताव एम्बिडन। एम्बेडेड मेयरहोफ। ठीक है। उसके बाद है आपके पास सेकंड सेकंड है मेयरहोफ। ऑटो मेयरहोफ। ठीक है, मेयरहोफ। मेयरहोफ। ठीक है। और जो थर्ड है वो है बेसिकली जेम्स फार्मस। फ्रांस। ठीक है। तो इसलिए क्या बोल दिया इसको, इसलिए इसको बोल दिया ईएमपी पाथवे। ठीक है। तो इनका ई फॉर एम्बेडन, ठीक है, मेयरहोफ और फार्मस। फार्नस। फ्रांस। ठीक है। तो बेसिकली क्या हो गया ये, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, और दूसरा नाम क्या हो जाएगा इसका, ईएमपी पाथवे। इतना क्लियर है। ठीक है। अब यहाँ पे बेसिकली हम क्या बात करते हैं, अब मैं आपको करवाती हूँ ग्लाइकोलिसिस। ठीक है। तो आपको सिंपल सा इतना सा पता लग गया, ग्लाइकोलिसिस कहाँ पे होगी, साइटोप्लाज्म में होगी। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होंगे सब में क्या होगा, जिनकी सब में रेस्पिरेशन होगी वो किसके थ्रू होगी, उनमें सब में ग्लाइकोलिसिस होगी ही होगी। ठीक है, कंपल्सरी है। ठीक है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं आपके पास ग्लाइकोलिसिस की। तो जो ग्लाइकोलिसिस है उसके पास जो हमारा सबस्ट्रेट है वो क्या है, ग्लूकोज। ठीक है। तो ग्लूकोज कितने कार्बन का है, 6 कार्बन। C6। ठीक है। तो यहाँ पे जो ग्लूकोज है, 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज जो कितने कार्बन का है, 6 कार्बन का है, वो इन प्रेजेंस ऑफ एंजाइम हेक्सोकाइनेज। ठीक है। क्या करेगा यहाँ पे, इन प्रेजेंस ऑफ एंजाइम हेक्सोकाइनेज वो यूज करेगा एटीपी का। ठीक है। और इसको किस में चेंज कर देगा, एडीपी में। ठीक है, प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। ठीक है। और ये चेंज हो जाएगा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में।
ठीक है। अब ये जो आपके पास ग्लूकोज 6 फॉस्फेट है, इन प्रेजेंस ऑफ एंजाइम फॉस्फोग्लूकोआइसोमेरेज, या फिर सिंपल हम इसको क्या बोल सकते हैं, आइसोमेरेज भी बोल सकते हैं। ठीक है, या फिर मैं सिंपल क्या बोल सकती हूँ इस एंजाइम को, आइसोमेरेज। ठीक है, अब ये चेंज हो जाएगा, आइसोमेरेज मतलब जो आपके पास ग्लूकोज है और जो आपके पास फ्रक्टोज है वो एक दूसरे के क्या है, आइसोमर्स हैं। ठीक है, तो बेसिकली ये चेंज हो जाएगा इसको आइसोमेरिक फॉर्म में। तो इसको मैं क्या बोल सकती हूँ, इसको मैं बोल सकती हूँ, अब यहाँ पे मैंने आइसोमेरेज यूज किया तो ये चेंज हो जाएगा फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में। ठीक है, अब देखो जो आपके पास फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट है वो विद द हेल्प ऑफ एंजाइम फ्रक्टोज फॉस्फो फ्रक्टोकाइनेज। ठीक है, तो यहाँ पे एंजाइम लगेगा फॉस्फो फ्रक्टोकाइनेज। यहाँ पे क्या करेगा, एक एटीपी का यूज हो जाएगा, एटीपी प्लस एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में चेंज हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे ये चेंज हो जाएगा फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट में। 2 फॉस्फेट आ गए ना मैम, है ना? हाँ जी, ठीक है, हमने क्या किया, हमने फॉस्फो फ्रक्टोकाइनेज एंजाइम किया। ठीक है, तो मतलब हमने एक और फॉस्फेट ऐड कर दिया। ठीक है, तो क्या हो गया यहाँ पे, फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट हो गया। ठीक है, अब जो आपके पास जो फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट है, ठीक है, अब ये बेसिकली ब्रेक हो जाएगा ट्राइओस फॉस्फेट में। ठीक है, दो दो मॉलिक्यूल्स में ब्रेक हो जाएगा, 3-3 कार्बन के। ठीक है, तो इनको क्या बोल देते हैं हम, ट्राइओस फॉस्फेट। ठीक है, तो ट्राइओस मीन्स 3। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे जो ट्राइओस फॉस्फेट है उसका जो फर्स्ट मॉलिक्यूल बनेगा वो है आपके पास 3 फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड। ठीक है, तो आपके पास 3 फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड। ठीक है, और दूसरा जो यहाँ पे फॉस्फो ट्राइओस बना, ठीक है, ट्राइओस फॉस्फेट बना। ठीक है, अब यहाँ पे सेकंड जो बना वो है डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। ठीक है, एसीटोन फॉस्फेट। ठीक है, इनको इसको हम कॉमनली बोल देते हैं आपके पास सिंपल में पीजीएल। ठीक है, फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड। ठीक है, और इसको बोल देते हैं DHAP। ठीक है, डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। ठीक है, अब ये भी ट्राइओस फॉस्फेट है और ये भी कैसा है, ट्राइओस फॉस्फेट। ठीक है, अब ये जो ट्राइओस फॉस्फेट है आपके पास, डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, ठीक है, ये कैसे हैं, ये इंटरचेंजेबल हैं। ठीक है, ये इसमें कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे जो एंजाइम यूज होता है वो होता है फॉस्फोट्राइओस आइसोमेरेज। ठीक है, एक दूसरे के कैसे हैं, आइसोमर, मतलब ये इसकी फॉर्म में चेंज हो सकता है और ये इसकी फॉर्म में चेंज हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो एंजाइम यूज होगा वो कैसा होगा, आइसोमेरेज। ठीक है, फॉस्फोट्राइओस आइसोमेरेज। ठीक है, अगर आपने पूरा नाम लिखना है तब भी आप लिख सकते हो। तो क्या लिखूंगी मैं, फॉस्फोट्राइओस, ठीक है, आइसोमेरेज। इतना क्लियर है। अब ये जो आपके पास पीजीएल है, ठीक है, सिंपल पागल। ठीक है, पीजीएल एल है, उसको हम बेसिकली क्या करेंगे, बेसिकली जो आपके पास पीजीएल है वो ब्रेक होगा। ठीक है, क्या फॉर्म कर देगा, 1,3 बिसफॉस्फो बिसफॉस्फो
ग्लिसरिक एसिड या फिर क्या बोल सकती हूँ मैं इसको ग्लिसरल्डिहाइड। ठीक है? अब बेसिकली यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे एक NADH सॉरी NAD पॉजिटिव किसमें चेंज हो जाएगा, वो चेंज हो जाएगा NADH में प्लस H पॉजिटिव में। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बन गया, NADH2 बन गया। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली जो आपके पास ये जो प्रोसेस है उसमें क्या बन गया आपके पास 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड बन गया, और साथ में इसके पास क्या बन गया, यहाँ पे NAD की क्या हो गई, रिडक्शन हो गई। ठीक है, और इसमें क्या ऐड कर दिया हमने, एक हाइड्रोजन ऐड कर दिया। ठीक है, अब देखो जब भी हम बात करेंगे, अब हम हमारे पास 2 मॉलिक्यूल्स बनेंगे। ठीक है, ये वाला और ये वाला। ठीक है, क्योंकि ये किसमें है, ये आपके पास ट्राइओस फॉस्फेट का एक मॉलिक्यूल है और एक ट्राइओस फॉस्फेट का ये है, तो कितने हैं टोटल, 2 हैं। समझ रहे हो, ये भी ट्राइओस फॉस्फेट का एक है और एक भी ये भी ट्राइओस फॉस्फेट का है। ठीक है, तो बेसिकली जो फॉर्मेशन होगी वो भी कितनी होगी, अब 2 होगी। जितने भी ये चीजें बनेंगी वो कितनी बनेगी, अब 2 बनेगी। ठीक है, अब यहाँ पे जो आपके पास 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड है, वो क्या करेगा, वो बेसिकली एक एडीपी को, एडेनोसिन डाइफॉस्फेट को चेंज कर देगा एटीपी में। ठीक है, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट में। ठीक है, और किस में चेंज हो जाएगा, 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में। ठीक है, अब यहाँ पे बेसिकली जो 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड है, वहां पे फॉस्फोग्लिसरोम्यूटेज एंजाइम का यूज होगा। ठीक है, और वो चेंज हो जाएगा, यहाँ पे बेसिकली मैं एंजाइम लिख देती हूँ, यहाँ पे एंजाइम यूज होगा फॉस्फो ग्लिसरोम्यूटेज। ठीक है, और ये इसको किस में चेंज कर देगा, ये इसको चेंज कर देगा टू फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में। ठीक है, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में, और जो आपके पास 2-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड है वो बेसिकली एनोलेज एंजाइम की प्रेजेंस में चेंज हो जाएगा टू फॉस्फोइनोल पायरुविक एसिड में। ठीक है, पीईपी बोलते हैं जिसको हम, किसमें चेंज हो जाएगा, ये फॉस्फोइनोल पायरुविक एसिड में। ठीक है, और ये जो आपके पास फॉस्फोइनोल पायरुवेट एसिड है, वो इन प्रेजेंस ऑफ एंजाइम पायरुवेट काइनेज, ये आपका चेंज हो जाएगा किसमें, पायरुविक एसिड। ठीक है, और देखो यहाँ पे जो भी आपके पास मॉलिक्यूल निकलेंगे वो कितने कितने होंगे, 2। 2। ठीक है, अब जब आपके पास 2-फॉस्फोइनोल पायरुविक एसिड है, वो किसमें चेंज होगा, पायरुविक एसिड में, इन प्रेजेंस ऑफ पायरुवेट काइनेज। तो बेसिकली यहाँ पे क्या होगा, वो एक एडीपी को किसमें कन्वर्ट कर देगा, एटीपी में। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली ठीक है, अब देखो अगर मैं आपको यहाँ पे बताऊं तो बेसिकली क्या हो रहा है यहाँ पे, देखो ये जो सारी प्रोसेसेस हैं वो ऐसे होती हैं, रिवर्सिबल हैं। ठीक है, ये यहाँ को भी हो सकती है और यहाँ को भी हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे भी आपके पास पायरुविक एसिड के कितने मॉलिक्यूल बन गए, 2। इतना क्लियर है। ठीक है, और देखो यहाँ पे अगर मैं बात करूं आपके पास टोटल एटीपी यूज्ड और फॉर्म्ड। ठीक है, तो यहाँ पे जो एटीपी थे, ठीक है, और देखो एटीपी आपके पास 2 प्रोसेसेस में यूज हुए।
ठीक है? एक एटीपी आपके पास यहाँ यूज़ हो गया और एक एटीपी आपके पास यहाँ पे हो गया क्योंकि हमने एटीपी का यूज़ किया और किसमें चेंज हो गया ये? एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक एडीपी में। फॉस्फेट में, ठीक है? और ये भी एडीपी में चेंज हो गया, ठीक है? तो यूज़ कितने किए हमने एटीपी? 2 ठीक है? तो यहाँ पे यूज़्ड एटीपी कितने आ जाएँगे हमारे पास? 2, ठीक है? और वहीं पे अब देखो यहाँ पे हमने एटीपी की फॉर्मेशन कहाँ पे कितनी हुई? यहाँ पे 1, ठीक 1 है? अब 2 मॉलिक्यूल हैं, 2 मॉलिक्यूल हैं तो कितने एटीपी हो गए? 2, 2 ठीक है? यहाँ पे भी 1 है तो कितने मॉलिक्यूल हैं? 2 हैं तो कितने हो गए? 2, 2 + 2 4। तो यहाँ पे एटीपी फॉर्म्ड कितने हुए? 4 4, 4 ठीक है? मैम। तो नेट गेन ऑफ एटीपी कितना हुआ? 4 - 2 इज़ 2, 2 ठीक है? तो यहाँ पे हमें जो नेट गेन हुआ वो कितना हुआ? वो हुआ हमें टोटल 2 एटीपी, ठीक है? वहीं पे अगर मैं बात करूँ NADH की, ठीक है? तो हमने NADH को ऊपर कहीं यूज़ किया है? नहीं किया, ठीक है? और यहाँ पे हमारे पास जो NADH है वो कितने बन गए? 1 2 2 मॉलिक्यूल्स हैं तो हम क्या करते चलेंगे अब 2 2, ठीक है? मतलब 1 बना 1, ठीक है? 1 बना बट 2 मॉलिक्यूल्स हैं तो टोटल कितने हो गए? 2। तो 2 यहाँ पे आपके पास NAD, ठीक है? NADH की फॉर्मेशन कितनी हो गई? वो कितने हो गए? 2 फॉर्म हो गए, ठीक है? देखो बेसिकली ये NADH क्या है और क्यों बना रहे हैं हम, ठीक है? तो आपको मैं एक चीज़ बता दूँ कि जो आपके पास एक NADH होता है, ठीक है? तो यहाँ पे रफ में लिख देती हूँ मैं, ठीक है? तो एक जो आपके पास NADH2 होता है, ठीक है? वो आपके पास आपको टोटल 3 एटीपी दे सकता है, ठीक है? और एक जो आपके पास FADH2 होता है, वो टोटल आपको 2 एटीपी देता है फर्दर ब्रेकडाउन पे, ठीक है? फर्दर जब हम कहाँ पे लेके जाएँगे इसको? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में लेके जाएँगे, ठीक है? जब इसकी फर्दर प्रोसेस करेंगे, तो आपके पास NADH2 अराउंड आपको 3 एटीपी दे देगा और एक FADH का H2 का मॉलिक्यूल आपको कितने एटीपी दे देगा? 2 एटीपी दे देगा, ठीक है? हुँ, ठीक है? अब देखो इसमें जो आपके पास प्रोसेस है, ठीक है? एक तो आपको पता होना चाहिए कहाँ पे होती है, ठीक है? दूसरा आपके पास जो जहाँ पे एटीपी यूज़ हो रहा है, ठीक है? तो एटीपी कहाँ-कहाँ पे यूज़ हो रहा है ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है? तो एक एटीपी कहाँ पे यूज़ हुआ? जब ग्लूकोज़ को किसमें चेंज किया हमने? ग्लूकोज़ को ग्लूकोज़ 6 फॉस्फेट में चेंज किया तब हमारे पास एक एटीपी यूज़ हो गया, हुँ, ठीक है? और दूसरा एटीपी आपके पास कब यूज़ हुआ? जब आपके पास जो फ्रक्टोज़ 6 फॉस्फेट है, ठीक है? तो इसको मैं डिफरेंट कलर से बनाती हूँ। ठीक है? तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो आपके पास सेकंड एटीपी है वो कब यूज़ होगा जब आपके पास फ्रक्टोज़ 6 फॉस्फेट है, वो किसमें चेंज हो गया? फ्रक्टोज़ 1,6 बिस फॉस्फेट में चेंज हुआ। तो यहाँ पे इन्हीं 2 पोज़ीशंस में आप में क्या हुआ? यहाँ पे हमने किसका यूज़ किया? एटीपी का यूज़ किया। ठीक है? और प्रोडक्शन ऑफ एटीपी कहाँ पे हुआ? ठीक है? तो प्रोडक्शन ऑफ एटीपी कहाँ पे हुआ? जो आपके पास यहाँ पे 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड है या ग्लिसरिक एसिड बोल सकते हैं इसको। ठीक है? तो 1,3 बिस जब आपके पास 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड या ग्लिसरिक एसिड किसमें चेंज हुआ? 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में चेंज हुआ। तो यहाँ पे एटीपी प्रोड्यूस हुआ। ठीक है? तो क्वेश्चन आपको सिंपल आएगा कि आपके पास एटीपी कहाँ पे यूज़ हुआ? ठीक है? या कहाँ पे प्रोड्यूस हुआ? ठीक है? नेट गेन कितना हुआ? ये आ सकता है, ठीक है? और आपके पास जो सिंपल आ सकता है किसने डिस्कवर किया, ठीक है? और जो आपके पास ग्लाइकोलिसिस है वो आपको ये पता होना चाहिए सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में होगी, तो वहाँ पे प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक सेल्स का कोई मैटर नहीं है, ठीक है? और यहाँ पे दूसरा एटीपी कब आपके पास यूज़ हुआ जब आपके पास 2 फॉस्फोइनोल पायरुविक एसिड किसमें चेंज हुआ? पायरुविक एसिड में, ठीक है? तो बेसिकली यहाँ पे मैं आपको इसको शॉर्ट करने के लिए एक चार्ट बना देती हूँ, ठीक है? तो यहाँ पे लिख दिए मैंने स्टेप्स जो आपको मेनली लर्न करने हैं, ठीक है? एटीपी यूटिलाइजेशन, एटीपी यूटिलाइजेशन कितनी हुई वहाँ पे उन स्टेप्स में और थर्ड है एटीपी प्रोडक्शन। तो इसमें से आपको क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है? और देखो फर्स्ट क्या था मैंने क्या बोला जब ग्लूकोज किस में चेंज हुआ? ग्लूकोज ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में चेंज हुआ। ग्लूकोज
6 फॉस्फेट में चेंज हुआ। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे जो एटीपी यूटिलाइजेशन हुई, कितना? 1 मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी यूज हुआ। ठीक है, प्रोडक्शन किसकी हुई? कोई प्रोडक्शन नहीं हुई। ठीक है, सेकंड, जो आपके पास एटीपी यूज हुआ वो कब हुआ? जब आपके पास जो फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट है, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट फॉस्फेट किसमें चेंज हुआ? फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट में। जब आपके पास किसमें चेंज हुआ? ये फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट फॉस्फेट इसमें चेंज हुआ। तो यहाँ पे कितने मॉलिक्यूल? यहाँ पे भी आपके पास 1 मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी की यूटिलाइजेशन हुई, प्रोडक्शन किसी की भी नहीं हुई। ठीक है, उसके बाद थर्ड स्टेप है। ठीक है, बेसिकली जब क्या हुआ आपके पास 1,3 बिस फॉस्फो ग्लिसरिक एसिड, ग्लिसरिक एसिड किसमें कन्वर्ट हुआ? जब ये चेंज हुआ किसमें? 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में, 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। ठीक है, तब आपके पास एटीपी यूटिलाइजेशन कोई हुई? कोई भी नहीं। ठीक है, प्रोडक्शन कितने एटीपी की हुई? 1 मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी। ठीक है, अब यहाँ पे एक ने, आपको पता है जो आपके पास फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट है वो आगे चल के किसमें? ट्रायोज में। ठीक है, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ट्रायोज फॉस्फेट में ब्रेक हो गया। तो यहाँ पे एक के पास एक हुई, तो दूसरे कितने मॉलिक्यूल है? टोटल 2 मॉलिक्यूल्स हैं, तो टोटल प्रोडक्शन कितनी हो गई? 2 एटीपी। ठीक है, और फोर्थ स्टेप जो आपको याद रखना है, ठीक है, वो है आपके पास जो 2 फॉस्फोइनोल पायरुविक एसिड। ठीक है, पीईपी बोल देते हैं जिसको हम, फॉस्फोइनोल पायरुविक एसिड। ठीक है, किसमें चेंज होता है? जब ये आपके पास चेंज हो जाता है पायरुविक एसिड में। पायरुविक एसिड क्या है आपके पास? अब ये एंड प्रोडक्ट है। ठीक है, कितने मॉलिक्यूल होते हैं? ये 2 मॉलिक्यूल होते हैं पायरुविक एसिड के। ठीक है, तो यहाँ पे एटीपी यूटिलाइजेशन नहीं होती है, बट इस स्टेप में क्या निकलता है आपके पास? एक मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी निकलता है। टोटल कितने मॉलिक्यूल हैं? 2, तो टोटल प्रोडक्शन कितनी हो गई? 2। ठीक है, अब यहाँ पे बेसिकली हमने क्या किया? अगर मैंने निकालना हो नेट, ठीक है, तो यहाँ पे नेट एटीपी यूटिलाइजेशन, यूटिलाइजेशन कितनी हो गई? 1 मॉलिक्यूल, तो कितने हो गए? 2। अब यहाँ पे प्रोडक्शन 2 2 4। ठीक है, तो 4 - 2 नेट मेरे पास कितने हो जाएंगे? नेट एटीपी कितने हो जाएंगे मेरे पास? 2। इतनी बात समझ आई? क्लियर है आप लोगों को ये चीज? यस मैम। ठीक है, तो बेसिकली आपको कुछ स्टेप्स याद करने हैं। ठीक है, अब ये जो आपके पास पायरुविक एसिड है वो आगे चल के क्रैब साइकिल में एंटर करेगा। ठीक है, आई होप इतना आपको क्लियर हुआ होगा। अब आपने इसमें बेसिकली, अब देखो यहाँ पे जो फॉस्फोराइलेशन हुई, कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि जो आपके पास सबस्ट्रेट लेवल, देखो जो फॉस्फोराइलेशन है, थोड़ा सा मैं बता देती हूँ आपको, वो आपके पास 3 टाइप्स की होती है। अब मैंने आपको, देखो मैंने आपको फोटो फॉस्फोराइलेशन बताई थी, याद है आपको? फॉस्फोराइलेशन। ठीक है, तो फॉस्फोराइलेशन का सिंपल मतलब क्या है? फॉर्मेशन ऑफ एटीपी। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ एटीपी। ठीक है, और फोटोफॉस्फोराइलेशन क्या थी? अगर लाइट की प्रेजेंस में आप एटीपी को फॉर्म कर रहे हैं, उसको क्या बोल दिया हमने? फोटोफॉस्फोराइलेशन। ठीक है, अब देखो यहाँ पे बेसिकली मैं क्यों किसकी बात कर रही हूँ? फॉस्फोराइलेशन की। ठीक है, तो फॉस्फोराइलेशन आपके पास 3 प्रकार की होती है। ठीक है, टाइप्स इसके 3 होते हैं। एक होती है सबस्ट्रेट लेवल, एक होती है सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। ठीक है,
जिसमें आपके पास क्या हो रही है, जो प्रोडक्शन ऑफ एटीपी है वो डायरेक्ट हो रही है, ठीक है? तो यहाँ पे है डायरेक्ट प्रोडक्शन ऑफ एटीपी, प्रोडक्शन ऑफ एटीपी, ठीक है? जैसे मैं आपसे यहाँ पे ग्लाइकोलिसिस में पूछूं, तो यहाँ पे जो एटीपी प्रोड्यूस हो रहे हैं वो डायरेक्ट हो रहे हैं ना। हम NADPH से थोड़ी ना एटीपी बना रहे हैं या फिर DH2 से बना रहे हैं, किसी और से बना रहे हैं, तो यहाँ पे डायरेक्ट एटीपी प्रोड्यूस हो रहा है, एडीपी से एटीपी, ठीक है? यहाँ पे भी आपके पास एडीपी से एटीपी डायरेक्ट प्रोड्यूस हुआ। समझ आई मेरी बात? ठीक है। यस मैम। तो सिंपली जब आपके पास सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन किसको बोलेंगे, जब आपके पास डायरेक्ट प्रोडक्शन ऑफ एटीपी हो रही है, ठीक है? तो यहाँ पे कहाँ पे हो रही है, अकर्स इन साइटोप्लाज्म, और कौन से साइकिल में हो रही है, ग्लाइकोलिसिस, ठीक है? तो ग्लाइकोलिसिस कहाँ पे होता है, साइटोप्लाज्म में होता है, ठीक है? तो आप अपने अकॉर्डिंग इसको किसी भी फॉर्म में लिख सकते हो, ग्लाइकोलिसिस, ठीक है? तो यहाँ पे डायरेक्ट सिंथेसिस ऑफ एटीपी हो रही है। दूसरा मैंने आपको क्या बताया, जो आपके पास दूसरी क्या होती है, फोटो फॉस्फोराइलेशन, फॉस्फोराइलेशन, ठीक है? तो फोटो फॉस्फोराइलेशन में क्या होता है आपके पास, बेसिकली जिसमें किसका यूज कर रहे हैं हम, लाइट का यूज कर रहे हैं। अब यहाँ पे जो एटीपी प्रोड्यूस होगी, लाइट का यूज कौन करता है आपके पास, ट्रैपिंग ऑफ लाइट करता है आपके पास क्लोरोप्लास्ट। कौन करता है, क्लोरोप्लास्ट, ठीक है? तो अकरेंस जो आपके पास फोटो रेस्पिरेशन होगी वो कहाँ पे होगी, क्लोरोप्लास्ट में। और जो क्लोरोप्लास्ट में किसकी प्रोडक्शन करवा रहे थे हम, एटीपी की, कौन से रिएक्शन में, लाइट रिएक्शन में, ठीक है? तो वो क्या आपके पास, वो है फोटो फॉस्फोराइलेशन, ठीक है? और थर्ड होता है हमारे पास, थर्ड टाइप है, उसको बोला जाता है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, ठीक है? थर्ड क्या है, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, ठीक है? अब जो आपके पास ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन होती है, उसमें हम क्या करवाएंगे, उसमें हम कंप्लीट ब्रेकडाउन करवाएंगे, और उसमें हम क्या करेंगे, बेसिकली जो आपके पास NADH2 है चाहे FADH2 है, तो उससे हम एटीपी प्रोड्यूस करवाएंगे, ठीक है? मैंने क्या बोला, आपके पास एक जो NADH2 है वो कितने, आपके पास 3 एटीपी प्रोड्यूस करता है। तो वहां पे जो हम प्रोडक्शन करवाएंगे उनको, तो उनपे हम उसको क्या बोल देंगे, जो माइटोकॉन्ड्रिया में होती है, ठीक है? ये प्रोसेस कहाँ पे होती है, माइटोकॉन्ड्रिया में, ठीक है? तो जो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन है, कई बार आपसे क्वेश्चन आ जाता है कि जो आपके पास फॉस्फोराइलेशन, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन कहाँ पे होती है, माइटोकॉन्ड्रिया में। फोटोफॉस्फोराइलेशन कहाँ पे होती है, क्लोरोप्लास्ट में, ठीक है? और जो सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन होगी वो कहाँ पे होती है, बेसिकली जहाँ पे डायरेक्ट एटीपी प्रोड्यूस हो, ठीक है? इतना क्लियर है? यस मैम। ठीक है? तो आई होप आपको बेसिकली ग्लाइकोलिसिस क्लियर हुआ होगा। अब यहाँ पे अगर मैं बोलूँ तो आपके पास क्या है, यहाँ पे सबस्ट्रेट लेवल, अब यहाँ पे फॉस्फोराइलेशन कैसी हो रही है, यहाँ पे आपके पास ना ही क्लोरोप्लास्ट में हो रही है ना ही माइटोकॉन्ड्रिया में हो रही है, तो डायरेक्ट एटीपी प्रोड्यूस हो रहे हैं, और कहाँ पे हो रही है, साइटोप्लाज्म में हो रही है। तो ये कौन सी फॉस्फोराइलेशन होगी, ग्लाइकोलिसिस में सबस्ट्रेट लेवल आपके पास एटीपी प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है? और डायरेक्ट कितने एटीपी प्रोड्यूस हो रहे हैं हमारे पास, 2 एटीपी। 2 एटीपी, जो आपके पास नेट वर्थ है, ठीक है? तो नेट आपके पास कितना है, 2। तो यहाँ पे सबस्ट्रेट लेवल पे कितने एटीपी प्रोड्यूस हो रहे हैं, 2 एटीपी प्रोड्यूस हो रहे हैं, ठीक है? देखो जो आपके पास एक और इसमें से एक चीज और, जो आपके पास ग्लाइकोलिसिस साइकिल है, ठीक है? तो एक क्वेश्चन आता है, पेस मेकर ऑफ ग्लाइकोलिसिस, ठीक है? पेस मेकर ऑफ ग्लाइकोलिसिस, ठीक है? तो बेसिकली जो आपके पास ग्लाइकोलिसिस का जो पेस मेकर होता है वो कौन सा होता है, जो स्लो रिएक्शन होगा, ठीक है? मैंने आपको कल भी बताया था, बेसिकली आप जितने भी चीजें आप पढ़ोगे, आपने केमिस्ट्री में भी पढ़ा होगा कि जो आपके पास सबसे स्लोएस्ट स्टेप होता है वो होता है रिएक्शन का रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, ठीक है? तो रिएक्शन का जो रेट है, रिएक्शन फास्ट है स्लो है, वो किस पे डिपेंड करेगा, जो स्लोएस्ट स्टेप होगा, ठीक है? तो उसी को क्या बोला जाता है,
पेसमेकर ऑफ ग्लाइकोलिसिस, ठीक है। तो पेसमेकर ऑफ ग्लाइकोलिसिस किसको बोला जाता है? वो बोला जाता है फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज एंजाइम को, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने, ठीक है, काइनेज एंजाइम जिसको लिखा है, ठीक है। तो बेसिकली इसको क्या बोला जाता है आपके पास? फॉस्फो, अरे देखो फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज कहाँ पे लिखा है मैंने? ये लिखा है, ठीक है। फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज, जिससे क्या हो रहा है आपके पास? ये किसमें ब्रेक हो जा रहा है? फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट में, जो आगे चल के क्या होगा? डिवाइड हो जाएगा और ये इंटरचेंजेबल है, ठीक है, रिवर्सिबल है, ठीक है। तो इस स्टेप को क्या बोला जाता है? पेस मेकर ऑफ द ग्लाइकोलिसिस, ठीक है। तो किसको बोला हमने? यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, फॉस्फो फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज, फ्रक्टोकाइनेज, और किसके बीच में प्रेजेंट होता है फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज? तो ये होता है आपके पास फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट एंड के बी, और फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट, मतलब जो आपके पास फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट है उसको चेंज कर देता है ये फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट में, ठीक है। तो ये आपके पास स्लोएस्ट स्टेप है और ये रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है। क्लियर है आपके पास? यस। ठीक है। और जो आपके पास पायरुविक एसिड होता है वो कितने कार्बन का होता है? ये होता है आपके पास 3 कार्बन का, ठीक है। 3 कार्बन के आपके पास 2 मॉलिक्यूल निकल जाएंगे, ठीक है। तो ये भी कितने कार्बन? ये होता है 3 कार्बन का, कंफ्यूज मत कर जाना, ठीक है। तो ये आपके पास है, ये आपके पास 3 कार्बन का, ठीक है। तो बेसिकली आपको ये याद रखना है, जो आपके पास ग्लूकोज है, ठीक है, उसमें आपने ये जो मैंने एंजाइम बताया आपको जहाँ पे एटीपी यूज हो रहा है, प्रोड्यूस हो रहा है, एक तो आपको ये याद रखने हैं, ठीक है। और ग्लाइकोलिसिस कहाँ पे होती है, ठीक है, ये आपको प्रोसेसेस नेट एटीपी प्रोडक्शन कितना हो रहा है ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। एटीपी NADH2 कितना बन रहा है और कहाँ कहाँ पे प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है। और वहीं पे अगर मैं NADH की प्रोडक्शन बताऊं तो NADH2 कहाँ पे बन रहा है? ये बन रहा है कौन से स्टेप के बीच में? ठीक है, ये वाले स्टेप के बीच में, समझ आ गया? 3-फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड, ठीक है, या 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड भी बोल सकते हैं इसको, और 1,3-बिसफॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड के बीच में बन रहा है, ठीक है। तो इन 2 स्टेप्स के बीच में आपके पास क्या, किसकी प्रोडक्शन होगी? NADH2 की प्रोडक्शन होगी, ठीक है। ये मैम ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन में इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन होएगा ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर? हाँ, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। अब देखो यहाँ पे जब क्रैब साइकिल चलेगा तब ऑक्सीजन नहीं चाहिए होती है, बट आपने एक चीज याद रखनी है कि क्रैब साइकिल तभी चलेगा आपके पास जब ऑक्सीजन प्रेजेंट होगी, और ETC भी। पर आपके पास ऑक्सीजन सिर्फ किस में प्रेजेंट होती है? ETC साइकिल में प्रेजेंट होगी, ठीक है। मतलब यूज उसका कहाँ पे होगा? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में ही और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में ही उसका यूज होगा। बट क्रैब साइकिल कब चलेगा? जब आपके पास ग्लूकोज होगा, सॉरी, ऑक्सीजन होगी। अगर ऑक्सीजन नहीं होगी तो रेस्पिरेशन, वहां पे क्या होगा? एनारोबिक रेस्पिरेशन स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, वहां पे क्रैब साइकिल नहीं चलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा ये बता देती हूँ, ठीक है। तो यही है आपके पास ये जो हमने, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे क्या है? सिंपल ग्लाइकोलिसिस है, तो यहाँ पे, ठीक है, ग्लूकोज, ठीक है, ग्लूकोज में किसका यूज हो रहा है? वो एटीपी का यूज कर रहा है, एडीपी हेक्सोकाइनेज की प्रेजेंस में ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में। उसके बाद फॉस्फो ग्लूकोज आइसोमेरेज, या आप डायरेक्टली क्या लिख सकते हो? आइसोमेरेज किसमें चेंज होगा? फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में, ठीक है। और जो फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट है विद द हेल्प ऑफ एंजाइम फ्रक्टो फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज, जिसको हमने क्या बोला? स्लोएस्ट स्टेप बोला, ठीक है। और इसको रेट डिटरमाइनिंग स्टेप या पेसमेकर भी बोल देते हैं, ठीक है। ये इसको किसमें चेंज कर देगा? फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट में, ठीक है। अब यहाँ पे एल्डोलेज एंजाइम का यूज होगा, ठीक है। अब ये इसको चेंज कर देगा 2 कंपाउंड्स में, ठीक है। एक ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, ठीक है, एक हो जाएगा डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, ठीक है। उसके बाद आइसोमेरेज एंजाइम का यूज होगा, जिसको चेंज कर देगा 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट में। 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट
अब एक इसमें से एक फॉस्फेट हटा दो, कितना चेंज हो गया? फॉस्फोग्लिसरेट में। फिर उसके बाद इसमें से एक और फॉस्फेट हटा दो, तो क्या बन गया? 2 फॉस्फोग्लिसरेट। और जो 2 फॉस्फोग्लिसरेट है, उसमें आपने क्या ऐड करना है? इनोलेज एंजाइम, जिससे वो किस में चेंज हो जाएगा? फॉस्फोइनोल। देखो इनोलेज एंजाइम कर रहे हो तो इनोल में चेंज हो जाएगा, तो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा वो? आपके पास 2 फॉस्फोइनोल पायरुविक एसिड में। और जो 2 फॉस्फोइनोल पायरुविक एसिड है, या फिर आपको सिर्फ पीईपी है, ठीक है? फॉस्फोइनोल पायरुविक एसिड, पीईपी, ठीक है? तो वो किसमें चेंज हो जाएगा? पायरुवेट में, पायरुविक एसिड में, ठीक है? और जो लास्ट स्टेप है, उसमें एटीपी की प्रोडक्शन होगी, ठीक है? और जो फर्स्ट स्टेप है, उसमें एटीपी यूज़ होगा, ठीक है? यहाँ पे देखो, फर्स्ट स्टेप में हमने एटीपी को यूज़ कर लिया, लास्ट में हमने प्रोड्यूस कर लिया, ठीक है? यहाँ पे इसके एक स्टेप बाद हमने एटीपी को प्रोड्यूस किया, और यहीं पे ही आपने एक स्टेप बाद फिर से आपने एटीपी को यूज़ कर लिया, ठीक है? आप ऐसे भी याद कर सकते हो, ठीक है? आई होप आपको इतना क्लियर हुआ होगा, ठीक है? कल हम बेसिकली स्टडी करेंगे आपके पास क्रैब साइकिल के बारे में, ठीक है? ओके, थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।